नमस्कार दोस्तों। आज हम चंद्रयान 3 के विषय के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पिछले दिनों हमारा चंद्रयान 3 चाँद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है, जिससे संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए एक-एक करके उन बिंदुओं की ओर देखते हैं और हम अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं कौन-कौन से ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। पहला जो हमारा मुख्य बिंदु है, वो चाँद की सतह और लूनर डे से संबंधित है, जिनके ऊपर आज हम जानेंगे। चाँद की सतह के ऊपर हमें इसलिए भी जानना ज़रूरी है क्योंकि चाँद के वो दक्षिणी ध्रुव के एक ऐसे सतह हैं जहाँ पर कि अब तक कोई भी देश सफलतापूर्वक जो है सो चाँद की सतह पर लैंड नहीं कर पाया है। इसलिए जो उस उन जगहों के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है कि आखिर उन जगहों की विशेषताएँ क्या हैं जो कि अब तक उन जगहों पे कोई भी देश सफलतापूर्वक लैंड क्यों नहीं कर पाए। फिर आगे बढ़ते हुए हम लूनर डे के बारे में समझेंगे कि आखिर लूनर डे है क्या। लूनर डे के बारे में इसलिए भी हमारे लिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन जो तैयार किया गया वो लूनर डे से संबंधित था, यानी कि वो हमारा मिशन एक लूनर डे ही काम करने वाला था। तो आगे हम अपने स्लाइड में जानेंगे कि ये लूनर डे है क्या। फिर हम अगले बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हुए जानेंगे कि चांद पे सफलतापूर्वक लैंड करने वाले वो 4 देश कौन-कौन से हैं। उन 4 देशों के बारे में जानेंगे और इससे जुड़े हुए उन विशेषताओं के बारे में जानेंगे कि जो एक देश तो हमारा भारत हो गया, बाकी के 3 देश वो कौन से ऐसे जगह पे सफलतापूर्वक लैंड कर पाए हैं, जो कि जिनकी विशेषताएँ क्या हैं, उन जगहों की विशेषताएँ क्या हैं, उनको हम जानेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत के द्वारा चाँद पे भेजे गए उन सभी मिशनों के बारे में जो कि अब तक गए हैं। आगे बढ़ते हुए फिर हम जानेंगे चंद्रयान 2 की अपेक्षा चंद्रयान 3 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं के बारे में इसलिए भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि चंद्रयान 2 की अपेक्षा चंद्रयान 3 में कुछ ऐसी उपकरण को शामिल किया गया चाँद की सतह पे लैंडिंग के पर्पज़ से, ताकि हमारा चंद्रयान 3 चाँद की सतह पे सफलतापूर्वक लैंड कर पाए। फिर हम बात करेंगे प्रज्ञान रोवर के द्वारा मिली गई जानकारियों के ऊपर। जो हमारे पास में अब तक जो जानकारी प्रज्ञान रोवर के ऊपर भेजे गए हैं पृथ्वी के ऊपर, उनके जानकारियों के ऊपर हम बात करेंगे कौन-कौन सी जानकारी अब तक हमें प्राप्त हुई है। फिर हम बात करेंगे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण घोषणाएँ इसरो सेंटर के द्वारा किए गए थे, उन घोषणाओं के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत में हम बात करेंगे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की स्थिति के बारे में, जो कि अभी चाँद के दक्षिणी ध्रुव पे मौजूद हैं। उन स्थितियों के बारे में जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा एक लूनर डे कंप्लीट हो चुका है और कंप्लीट होने के बाद जो है उनकी स्थिति क्या होने वाली है, वो उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम अपने पहले बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं और चाँद की सतह और लूनर डे के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि पहला हमारा चाँद की सतह के बारे में हमारा जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम इन जगहों की बात करें, तो ये जगह चाँद की दक्षिण ध्रुव के खास करके जगह की बात करें तो ये जगह इन जगहों पे बहुत सारे क्रेटर्स मौजूद हैं, जिनके कारण इन जगहों पे किसी भी देश के लिए जो है सफलतापूर्वक लैंड कर पाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इन जगहों पे क्रेटर्स के साथ-साथ इन जगहों पे बहुत सारे चट्टानें भी मौजूद हैं और इन जगहों की विशेषता ये है कि इन जगहों पे पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती है, जिनके वजह से किसी भी मिशन में लगे हुए जो उपकरण हमारे होते हैं, उनको पर्याप्त रूप से कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाते हैं, जिन वजहों से इन जगहों पे बहुत सारी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है सफलतापूर्वक लैंड कर पाना। तो ये एक मुख्य वजह है जिनके वजह से अब तक के भेजे गए जो भी मिशन है वो असफल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं पृथ्वी और चाँद की लूनर डे के बारे में। तो लूनर डे क्या है? पहले हम जानते हैं दूरी क्या है। पृथ्वी और चाँद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और अगर हम बात करें इन लूनर डे के बारे में, तो लूनर डे जैसा कि हमारा चंद्रयान 3 जो तैयार किया गया था, वो एक लूनर डे के लिए ही तैयार किया गया था। जिसके कारण हमारा चंद्रयान 3 मौजूदा स्थिति के अनुसार एक लूनर डे कंप्लीट कर चुका है और अब तक की मिली जानकारी के अनुसार वो अभी अब काम करके वो चाँद के दक्षिण ध्रुव पे मौजूद है। लेकिन लूनर डे है क्या, उसको हम जानते हैं। पृथ्वी के 14 दिन चाँद के एक
दिन को हम लूनर डे कहते हैं। यानी कि अगर हम पृथ्वी पे 14 दिन व्यतीत करते हैं तो वो चांद के दृष्टिकोण से एक दिन माना जाएगा, जिसे कि हम लूनर डे कहते हैं। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं अपने अगले बिंदुओं के ऊपर, जो कि चांद पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाले वो 4 जो मुख्य देश हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसा कि ये हमारा चंद्रयान है, चांद है। अमेरिका जो कि 1969 में चांद पे के ऊपर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। इनका जो मिशन चांद के ऊपर सफलतापूर्वक लैंड किया गया था, ये इनका मिशन चालक दल के साथ में ये चांद के ऊपर सफलतापूर्वक लैंड किए थे। अगर बात की जाए इनके एजेंसियों के स्पेस एजेंसी का नाम, तो नासा है। फिर हम बात करते हैं रूस जो है 1959 में ये सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं। जब ये चांद के ऊपर सफलतापूर्वक लैंड किए थे 1959 में, तब इसे रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसके स्पेस एजेंसी का नाम है रोस्कोसमोस। फिर हम बात करते हैं चीन के बारे में। चीन भी जो है सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। कब लैंड किया? ये 2013 में जो है चांद के ऊपर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। अगर इनके ये जो लैंड किए थे, इनके मिशन का नाम क्या था? चांग E3, जो कि इनके मिशन का नाम था। वहीं अगर इन तीनों की देशों के बारे में बात करें, ये तीनों देश जो है अब तक किन जगहों पे सफलतापूर्वक लैंड कर चुके हैं, इनके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। अगर इन तीनों देश की अगर बात करें तो ये चांद के उस छोर पे उस जगह पे लैंड किए हैं जो जगह जो है सो सभी दृष्टिकोण से बहुत ही सामान्य है। सामान्य कहे तो वो जगह कुछ ऐसे हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र ऐसे हैं जिन जगहों पे ना तो क्रेटर्स अधिकतम मात्रा में मौजूद होते हैं, ना तो वो जगह उन जगहों पे बहुत सारे गड्ढे हैं, ना तो उन जगहों पे जो है बहुत सारे चट्टानें मौजूद हैं। और बात करें सूर्य की रोशनी को, तो उन जगहों पे सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाती है, जिनके कारण जो है ये तीनों देश के लिए जो है ये जगह जो है सो लैंडिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही अनुकूल रहा था, जिन वजहों से वो सफलतापूर्वक इन क्षेत्रों में लैंड कर पाए। अगर वहीं हम बात करें भारत की, भारत जो है तो उन क्षेत्रों पर लैंड किया है जहां पर कि सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती है। अगर उन जगहों की अगर बात करें तो वो कुछ जगह ऐसे हैं जहां पर कि बहुत सारे क्रेटर्स मौजूद हैं और वो जगह लैंडिंग के दृष्टिकोण से बहुत ही कठिनाई भरा है। वहीं अगर बात की जाए वहाँ पे चट्टानों भी वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है सो मौजूद हैं, जिन वजहों से जो है सब अत्यंत ही कठिनाई उत्पन्न हो जाती है लैंडिंग के समय। और खास करके अगर कोई भी मिशन में अगर उपकरण लगे हुए रहते हैं तो उन उपकरणों का उन जगहों पे सही सुचारू रूप से कार्य करना बहुत ही कठिन हो जाता है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है तो विश्व का चौथा ऐसा देश बन चुका है जो कि चांद पे सफलतापूर्वक लैंड करने वाला बन चुका है। वहीं अगर बात की जाए भारत की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला, तो वो भारत का प्रथम देश बन चुका है, विश्व का प्रथम देश बन चुका है चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला। फिर हम अपने अगले बिंदुओं के ऊपर चर्चा करते हैं जो अब तक भारत के द्वारा चांद पर भेजे गए हैं, जिसमें पहला हमारा चंद्रयान-1 है जो कि चांद पे भेजा गया था। पहला हमारा जो मिशन था चंद्रयान-1, वो एक ऑर्बिटर मिशन था जो कि चंद्रयान-1 था हमारा, जो चांद के ऊपर भेजा गया था। इसका मकसद ये इसकी जो अगर लागत आई थी लगभग 400 करोड़ आई थी। इनको 2 वर्षों के लिए तैयार किया गया था। लेकिन इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिली थी कि ये इनको 2 वर्षों के लिए तो तैयार किया गया था, लेकिन ये सिर्फ
महीनों के बाद ये काम करना वो बंद कर दिया। फिर अगर हम बात करें इनसे मिली जानकारियों के बारे में, तो ये चाँद पर पानी होने की बात इनके द्वारा जो है सो जानकारी हमको मिली। अगर बात करें चंद्रयान 1 के द्वारा जो मिली जानकारी है, तो वो चंद्रयान 1 के द्वारा जो मिली जानकारी थी, वो चाँद पे पानी होने की बात इनके द्वारा कही गई थी। फिर अगर हम बात करें चंद्रयान 2 के बारे में, तो चंद्रयान 2 में जो है सो हमारे 3 तरह के उपकरण लगे हुए थे। पहला उपकरण था ऑर्बिटर, उसके बाद दूसरा उपकरण जो लगा हुआ था वो हमारा था लैंडर। लैंडर का नाम जो है सो विक्रम रखा हुआ था। फिर विक्रम में मौजूद जो है सो हमारा एक प्रज्ञान रोवर था। अब हम जानते हैं प्रज्ञान रोवर का कार्य क्या था। प्रज्ञान रोवर का कार्य ये था कि चांद की सतह पे जब हमारा विक्रम लैंडर लैंड करेगा, उसके बाद जो है सो प्रज्ञान रोवर को विक्रम के अंदर से निकल करके और चांद की सतह पे जो है सो भूमि की जांच करना और वहाँ पर ये पता लगाना कि चांद की सतह पे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं मौजूद हैं जिनकी खोज करना और वो उनकी जानकारी हमारे इसरो तक पहुँचाना। ये हमारा कार्य था प्रज्ञान रोवर का। तो ये 3 महत्वपूर्ण उपकरण लगे हुए थे हमारे चंद्रयान 2 में। इनकी अगर खर्च की बात करें, तो ये इनके खर्च कुल मिलाकर के 970 करोड़ आए थे। वहीं अगर बात की जाए ये लॉन्चिंग कब किया गया था, ये लॉन्चिंग 2019 में किया गया था। 2019 में इनकी लॉन्चिंग किया गया था, लेकिन ये जो है हमारा मिशन विफल रहा और ये सफल हमारा मिशन नहीं रहा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पे ये दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से क्रैश लैंडिंग हो गया, जिनके वजह से ये हमारा मिशन विफल रहा। वहीं अगर बात की जाए तो चंद्रयान 3 की, चंद्रयान 3 हमारा मिशन बिल्कुल ही सफलतापूर्वक चांद की सतह पर लैंड कर चुका है और ये हम अपने पूर्ण रूप से अपने लूनर डे को कंप्लीट कर चुका है और ये अपनी जानकारी को अपने हमारे इसरो सेंटर तक जो है सो पूर्ण रूप से पहुंचा भी चुका है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 की लागत के बारे में, तो ये सिर्फ 615 करोड़ की लागत इनमें कुल मिलाकर के अब तक आई थी। वहीं अगर बात की जाए ये लॉन्चिंग कब किया गया था, ये 14 जुलाई को ये लॉन्च किया गया था। अगर बात की जाए इनके सॉफ्ट लैंडिंग के, तो ये 23 अगस्त को शाम के 6:04 पे ये सॉफ्ट लैंडिंग किए थे। तो चंद्रयान 3 की मुख्य ये विशेषताएं हमारे अब तक रही है। अगले हम अपने मुख्य बिंदु के ऊपर चर्चा करते हैं चंद्रयान 2 की अपेक्षा चंद्रयान 3 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में। चंद्रयान 2 की अपेक्षा चंद्रयान 3 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि इसमें हम ये जानेंगे कि चंद्रयान 2 की अपेक्षा चंद्रयान 3 में क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जिसके कारण जो है हम चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे हम सफलतापूर्वक लैंड कर पाए। चलिए हम जानते हैं वो कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा प्रज्ञान रोवर है और ये हमारा विक्रम लैंडर है। अगर हम बात करें विशेषताओं की और इसमें देख सकते हैं कि हमारा लैंड करता हुआ ये हमारा चंद्रयान 3 है। अगर हम इसमें विशेषताओं की अगर बात किए जाए तो चंद्रयान 2 में हमारा जो है सो कुल मिलाकर के पांच इंजन लगे हुए थे। वहीं अगर बात की जाए चंद्रयान 3 में, तो इसमें हम कुल 4 इंजन का ही प्रयोग किया गया था। वहीं अगर बात की जाए इसमें लगे सेंसर को, तो इसमें जो है सो चंद्रयान 3 में बहुत कम सेंसर का प्रयोग किया गया था। वहीं चंद्रयान 3 में जो है सो सेंसर्स की मात्रा बढ़ाई गई थी।
सेंसर्स की मात्रा इसलिए बढ़ाई गई थी क्योंकि चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, और चंद्रयान 3 में कुछ एक इंजन को कम किया गया, जिसके स्थान पे कुछ ऐसे और सेंसर्स को जोड़े गए ताकि लैंडिंग के समय जो है सुचारू रूप से हमारा सेंसर्स काम कर सके और सॉफ्ट लैंडिंग करने में वो अहम भूमिका निभाए। वहीं अगर बात की जाए इसमें लगे लेजर लाइट्स का, तो इसमें जो है सो एक नया फीचर्स को और ऐड किया गया लेजर लाइट्स का। वहीं चंद्रयान 2 में जो है सो हमारा लेजर लाइट्स नहीं लगे हुए थे। यानी कि अगर लेजर लाइट्स का प्रयोग करना इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि जब चांद की सतह पे सफलतापूर्वक लैंड कर रहा हो तो वो सही ढंग से जो है सो चांद का जमीन का अध्ययन कर पाए, ताकि उनको यह नज़र आ पाए कि चांद की जिस जगह पे वो लैंड करने वाले हैं वो जगह उन जगहों पे कहीं क्रेटर्स तो नहीं मौजूद हैं, कहीं चट्टान तो नहीं मौजूद है। इन वजहों से जो है उसमें सेंसर्स और लेजर लाइट्स का प्रयोग किया गया ताकि वो सही तरह से अध्ययन करके और वो एक समतल जगह को ढूंढ करके और उन जगहों पे सफलतापूर्वक लैंड कर पाएँ। इसलिए जो है हमारे चंद्रयान 3 में सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया, प्लस उसके साथ में लेजर लाइट्स का प्रयोग किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी हमारे चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर द्वारा क्या जानकारियां अब तक प्राप्त हुई, जैसा कि चंद्रयान 3 में जो हमारा एक विक्रम लैंडर था, विक्रम लैंडर के अंदर में जो हमारा प्रज्ञान रोवर था, वो उनको लैंडर से निकल करके चांद की सतह पर भ्रमण करते हुए, तो देखते हैं वो कौन कौन सी ऐसी जानकारियां हमें अब तक मिल पाई हैं जो कि चांद की प्रज्ञान रोवर के द्वारा इसरो को भेजे गए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर भ्रमण कर रहे हैं। अब तक जो हमें जानकारियां प्राप्त हुई हैं वो कुछ ऐसे मुख्य तत्व हैं जिसमें क्या सल्फर, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मैग्नीज, टाइटेनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, सिलिकॉन, ऐसे मुख्य तत्वों की अब तक खोज हो पाई है चांद की सतह से। आगे की खोज बहुत सारे होने बाकी हैं और बहुत सारे डेटा जो हमारे इसरो सेंटर के पास में, अगर कुछ डेटा हमारे पास में आते हैं तो फिर अगले हमारे चंद्रयान के अगले टॉपिक में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद देखते हैं हम अपने अगले बिंदुओं के ऊपर जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 3 महत्वपूर्ण घोषणाओं से संबंधित है। वो घोषणाएं इसलिए भी, उन घोषणाओं के बारे में इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जब हमारा चंद्रयान 3 चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग किया था तो उन जगहों पे अगर कहा जाए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन जगहों का नाम भी होना अत्यंत ही आवश्यक है। इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसरो सेंटर से 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं किए गए थे उन वो नाम से संबंधित। तो चलिए आगे जानते हैं कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणाएं किए गए थे। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग पॉइंट का नाम रखा गया था। क्या पॉइंट रखा गया था? उन जगहों पे जिस जगह पे हमारा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग किया, यानी कि टच डाउन हुआ, जमीन को छुआ, उन जगहों के नामकरण जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। वो नामकरण क्या किया गया? वो शिव शक्ति पॉइंट उन जगहों के नाम रखे गए। आने वाले समय में अगर हम उन चांद के उस जगह का अगर हम नाम लेंगे तो उन जगहों को हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से ही सूचित करेंगे। फिर हमारा चंद्रयान 2 के पॉइंट का भी नाम रखा गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। जब 2019 में हमारा चंद्रयान 2 क्रैश लैंडिंग हो गया और क्रैश लैंडिंग होते हुए जो चांद की सतह पे जिस जगह पे वो गिरे, उन जगहों को भी जो है नामकरण किया गया एक साथ ही। उन जगहों का क्या नाम रखा गया? उन जगहों का नाम रखा गया तिरंगा पॉइंट। आगे आने वाले समय में चंद्रयान 2 के पॉइंट को भी अगर बात करेंगे तो वो हम तिरंगा नाम के ही पॉइंट से हम सूचित करेंगे। फिर हम बात करते हैं 23 अगस्त की। 23 अगस्त हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन रहा है चंद्रयान 3 के दृष्टिकोण से। आने वाले वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि आने वाले वर्षों में चंद्रयान 3 को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। अंत में हम बात करते हैं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की स्थिति के बारे में। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की स्थिति के बारे में इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि हमारा
प्रज्ञान रोवर को जो एक लूनर डे के लिए तैयार किया गया था, वो हमारा एक लूनर डे कंप्लीट कर चुका है। और मौजूदा स्थिति के अनुसार चांद के सतह पे सूर्य की रोशनी न होने के कारण जो है सो उन जगहों पे हम प्रज्ञान रोवर का कार्य करना बिल्कुल भी कठिन हो जाता है। इस परिस्थिति में जो है सो वो कार्य नहीं कर सकता, इसलिए जो है हमारे इसरो के द्वारा इनको जो है सो स्लीप मोड में जो है सो फिलहाल डाल दिया गया है। स्लीप मोड में डाल दिया गया और ये हम इनमें लगे हुए जो हमारे बैटरी हैं वो पूर्ण रूप से चार्ज हैं और आने वाले समय में जो है सो 23 सितंबर को पुनः इसको रीस्टार्ट किया जाएगा। अगर हमारा ये पूर्ण फिर से अगर रीस्टार्ट होता है तो यह पुनः यह कुछ वहाँ से जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे और हमारे इसरो तक भेजेंगे। अन्यथा अगर ये कार्य नहीं कर पाए तो ये हमारे एक भारत के दूत के रूप में चांद के दक्षिणी ध्रुव पे मौजूद रहेंगे। फिर हम बात करते हैं विक्रम लैंडर के बारे में। विक्रम लैंडर के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी अभी तक ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि ये दोबारा से सॉफ्ट लैंडिंग किया है चांद के दक्षिणी ध्रुव पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसरो के द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है कुछ नई जानकारियों को इकट्ठा करने की। यानी कि नई जानकारी ये है कि ये अगर सॉफ्ट दूसरी बार अगर चांद की सतह से ऊपर जा करके और नीचे आए हैं तो आने वाले समय में जो है इसका एक महत्वपूर्ण दूसरा एक विकल्प के तौर पे देखा जा सकता है। यानी कि इसको मानव मिशन से भी जोड़ा जा सकता है, यानी कि चांद की सतह से कुछ एक एलिमेंट्स को वापस से पृथ्वी पर लाने की एक महत्वपूर्ण कोशिश के दृष्टिकोण से भी इसका एक सफल प्रयोग किया गया। तो आज की कुछ यही हमारे चंद्रयान 3 से संबंधित कुछ विषय रहे हैं। अगर तो आज के चंद्रयान के विषय में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे पुनः आपसे मुलाकात होगी कुछ अन्य विषयों को साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।